हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10वीं कक्षा के साइंस का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सलूशन जो कि आपके मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपोर्टेंट है। यदि आप भी 10वीं के स्टूडेंट हैं और आप भी 18 फरवरी को होने वाले साइंस के एग्जाम पेपर में शामिल होने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सलूशन देख लेते हैं। है दोस्तों, आज का पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कहता है सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या होता है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब बताइए कि सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या होता है। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि तमाम जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का जो अंतिम स्रोत होता है वो सूर्य होता है। क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा जी, सूर्य। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 2 को देख लीजिए कि तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं। आह, कितना सिंपल सवाल है। ठीक है जी, तो याद रखिएगा तिलचट्टा में पाए जाने वाले श्वास रंध्र की जो संख्या होती है वो 10 जोड़ा होती है। क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। एक और सवाल मैट्रिक के एग्जाम पेपर में पूछे जाते हैं कि खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, तो काकरोच यानी तिलचट्टा में पाया जाता है। और तिलचट्टा एक ऐसा प्राणी है जिसका सफ़ेद खून पाया जाता है और इसमें प्लेटलेट्स की मात्रा नगण्य होती है। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 3 का सही जवाब बताइए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है। तो दोस्तों, क्वेश्चन 3 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। जितने भी हरे पौधे होते हैं उन तमाम हरे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होते हैं। ठीक है जी। अगला सवाल क्वेश्चन 4 का सही जवाब बताइए। दोस्तों, अगला सवाल क्वेश्चन 4 हमारा कहता है कि फ्लोएम ऊतकों के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 4 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। जितने भी छात्र छात्राओं का जवाब पहले से मालूम है कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपना आंसर जरूर लिखिएगा। साथ ही वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। नए होंगे चैनल पे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही आने वाली हर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके। अगला सवाल क्वेश्चन 5 को देखिए कि किसकी उपस्थिति के कारण पौधों का रंग हरा होता है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें कि क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण ही तमाम पेड़ पौधों तथा पत्तियों का जो रंग है वो हरा हमें दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा जी। अगला सवाल क्वेश्चन 6 का सही जवाब बताइए। कहता है कि पौधों में पाए जाने वाले उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन 6 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि पौधों में पाए जाने वाले उत्सर्जी पदार्थ गोंद भी होते हैं, टैनिन भी होते हैं और रेजिन भी होते हैं। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 7 को देख लीजिए। दोस्तों, अगला सवाल क्वेश्चन 7 हमारा कहता है कि टेहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 7 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पे टेहरी बांध का निर्माण किया गया जी। अगला सवाल क्वेश्चन 8 को देख लीजिए कि निम्नलिखित में से किसके कारण अम्लीय वर्षा होती है। काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखिएगा कि SO2 जिसे हम सभी सल्फर डाइऑक्साइड के नाम से जानते हैं, यही एक ऐसा अम्ल है जिसके कारण अम्लीय वर्षा होती है। इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 9 का आंसर दीजिए कि समीकरण 2H2 + O2 दोनों समीकरण एक दूसरे से संयोग करेगा तो बनाएगा 2H2O। यह कौन सी अभिक्रिया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 9 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से संयोग करके हाइड्रोजन गैस बनाता है जो कि जल का आण्विक सूत्र होता है H2O। ठीक है जी, यह जो अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। जितनी भी छात्र छात्राओं का सही जवाब ऑप्शन ए आया है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जल्दी से अगला सवाल क्वेश्चन 10 को देख लीजिए कि ग्लूकोज का रासायनिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा होता है। आप सभी को बता दें कि ग्लूकोज का जो रासायनिक सूत्र होता है ना जी, वो होता है C6H12O6 जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आइए अगला सवाल क्वेश्चन 11 को देख लीजिए। क्वेश्चन 11 कहता है कि सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है। काफ़ी ही सिंपल सवाल है, आप सभी को बता दें कि सोडियम का सांकेतिक चिन्ह Na होता है। ठीक है जी, इसका लैटिन नेम नेट्रियम होता है। परमाणु संख्या की बात की जाए तो इसका परमाणु संख्या 11 होता है। तो वहीं पे परमाणु द्रव्यमान की बात की जाए तो परमाणु द्रव्यमान 23 होता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा 11। इसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 12 को देख लीजिए कि अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है। तो आप सभी को बता दें कि अमीबा एक कोशिकीय जीव है जो भोजन को कूटपाद के द्वारा घेर कर खाद्य धानी में ले जाता है और वहाँ पे उनका जो पोषण की जो प्रक्रिया है वो अंतर्ग्रहण होता है। इसीलिए क्वेश्चन 12 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा जी। अगला सवाल क्वेश्चन 13 को देख लीजिए। है दोस्तों, अगला सवाल क्वेश्चन 13 कहता है
कि निम्नलिखित में से किस धातु से सोलर सेल बना होता है, यानी कौन ऐसा धातु है जिसका सोलर सेल बनाने में उसका उपयोग किया जाता है। तो उस धातु का नाम है सिलिकॉन। आप तमाम छात्राओं को मालूम होगा कि Sv एक सांकेतिक चिन्ह है सिलिकॉन का, जो एक उप धातु है और यही उप धातु का जो उपयोग है वो सोलर सेल बनाने में किया जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन 14 को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण है। देखिए हमें लवण का चयन करना होगा। पहला ऑप्शन में दिया गया HCl। आप सभी को बता दें कि HCl एक प्रकार का हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है जो भोजन के पाचन में सहायक होता है। ऑप्शन बी में दिया गया NOH एक प्रकार का क्षार होता है जिसे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जानते हैं। ऑप्शन डी में दिया गया NH4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया है। सी में दिया गया K2SO4 यह पोटेशियम सल्फेट है जो एक प्रकार का लवण होता है जी। ठीक है, क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, K2SO4 एक प्रकार का लवण है। कई बार मैट्रिक के एग्जाम पेपर में K2SO4 के बदले में NaCl दे दिया जाता है। क्या दिया जाता है? NaCl। और NaCl भी एक प्रकार का लवण ही होता है जो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र भी कहलाता है। अगला सवाल क्वेश्चन 15 को देखिए कि निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन सा है जी। यहाँ पे क्वेश्चन 15 का सही जवाब बताइए। देखिए सबसे भारी धातु हमें इससे पूछा गया है। सबसे यदि महंगी धातु पूछा जाएगा तो प्लेटिनियम हो जाएगा, लेकिन सबसे भारी धातु की बात की जाए तो यूरेनियम क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा जी। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, यूरेनियम। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन 16 का सही जवाब बताइए कि इथेन के एक अणु में कितने सहसंयोजक बंधन पाए जाते हैं। क्वेश्चन 16 का सही जवाब बताइए। तो जितने भी छात्र छात्राओं को लग रहा है कि सही जवाब 7 आने वाला है, क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि इथेन के एक अणु में 7 संयोजक जो बंधन होते हैं वो पाए जाते हैं। अगला सवाल 17 को देखिए कि स्विच लगाए जाते हैं। दोस्तों जो स्विच होते हैं वो किस में लगाए जाते हैं? तो स्विच, बहुत सारे ऐसे छात्र छात्राएं होंगे जो स्विच का काम जानते होंगे। तो स्विच जो होता है ना, ये गर्म तार में लगाए जाते हैं, क्योंकि तार आप सभी को मालूम होगा एक ठंडा तार होता है, गर्म तार होते हैं। तो स्विच जिसे लाइट ऑन ऑफ करने की प्रक्रिया शुरू होती है, वह जो स्विच होता है ये गर्म तार में लगाए जाते हैं। अगला सवाल 18 को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। यहाँ पे अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है तो कौन कौन से नहीं होगा? तो देखिए यहाँ पे पेट्रोलियम, कोयला और प्राकृतिक गैस। आसान शब्दों में कहे तो वैसे ऊर्जा जो किसी अन्य प्रक्रिया के माध्यम से उसे नहीं प्राप्त किया जाता है, यानी वैसे ऊर्जा जो ऑलरेडी पहले से उत्सर्जित किया जा चुका है। जैसे पेट्रोलियम को इंसान नहीं बना सकता है, कोयला इसे इंसान नहीं बना सकता है, प्राकृतिक गैस इसे इंसान नहीं बना सकता है। तो ये सभी के सभी अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। लेकिन बायोगैस को मनुष्य बना सकता है, इसलिए बायोगैस अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा जी? तो ऑप्शन सी होगा, बायोगैस। अगला सवाल 19 नंबर सवाल को देखिए कि मनुष्य में वृक्क निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो याद रखिएगा मनुष्य में पाए जाने वाले उत्सर्जन अंग को ही वृक्क कहा जाता है और वृक्क के द्वारा उत्सर्जन की क्रिया संपन्न होती है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन डी होगा जी। ठीक है, अगला सवाल क्वेश्चन 20 को देखिए है दोस्तों। अगला सवाल क्वेश्चन 20 कहता है हाइड्रा में क्या पाया जाता है। हाइड्रा में क्या पाया जाता है, जल्दी से इस क्वेश्चन का सही जवाब बताइए। तो जितने भी छात्र छात्राओं का सही जवाब ऑप्शन डी आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रा में अस्पर्शक पाया जाता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन 21 का सही जवाब बताइए। काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ही ज़्यादा सिंपल भी है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है। आशा करते हैं आप सभी इसका आंसर तो जानते ही होंगे। ठीक है जी, प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, सीधी रेखा में प्रकाश की किरण गमन करती है। आइए अगला सवाल क्वेश्चन 22 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन लेंस की क्षमता का सही मात्रक है। आप सभी को बता दें कि लेंस की क्षमता का सही मात्रक डायोप्टर होता है, जिसे डी द्वारा सूचित किया जाता है। कई बार एग्जाम पेपर में डायोप्टर ना दिया जाता है तो m⁻⁻1 दे दिया जाता है। डी का मान जो है वो 0 के मान के बराबर होता है, ये भी याद रखिएगा। तो लेंस की क्षमता का सही मात्रक क्या होगा जी? तो डायोप्टर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन 23 को देख लेते हैं। है दोस्तों अगला सवाल क्वेश्चन 23 कहता है कि किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, यानी वह कौन ऐसा रंग है जिसका विचलन काफ़ी ही ज़्यादा कम मात्रा में देखने को मिलता है। तो याद रखिएगा कि सबसे कम विचलन जो होता है वो लाल का होता है, तो वहीं पे सबसे ज़्यादा जो विचलन होता है वो बैगनी का होता है। मैट्रिक एग्जाम पेपर के लिए क्वेश्चन काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा कि किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है, तो वैसी स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब लाल हो जाएगा। किस वर्ण का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, तो वैसी स्थिति में बैगनी हो जाएगा। लेकिन इसी सवाल को इसलिए ऐसा पूछा जाए
कि किस वर्ण का विचलन सबसे कम होता है, तो वैसे स्थिति में लाल हो जाएगा। सबसे अधिक किसका होता है तो बैगनी हो जाएगा। प्रकाश के किस रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है तो नीला हो जाएगा। यही कारण है कि वायुमंडल अर्थात आकाश का जो रंग है वो हमें नीला दिखाई पड़ता है। आइए अगला सवाल क्वेश्चन 24 को देखते हैं कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त की जाती है। आहा, कितना सिंपल सवाल है। क्वेश्चन 24 का सही जवाब बताइए दोस्तों। इसका सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि बैटरी के द्वारा प्राप्त धारा दिष्ट धारा कहलाती है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा जी, दिष्ट धारा। अगला सवाल 25 को देखिए कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या कहलाते हैं। उम्मीद है आप सभी इसका आंसर भी जानते होंगे, है ना जी। तो आवर्त सारणी में पाए जाने वाले प्रथम वर्ग के जो जितने भी सदस्य हैं उसे क्षार धातु कहा गया है। क्वेश्चन 25 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, क्षार धातु। अगला सवाल 26 को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक संसाधन नहीं है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। ये क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन है, मैट्रिक एग्जाम पेपर में ये सवाल ऑलरेडी पूछा जा चुका है। देखिए प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं, तो वैसे संसाधन जो प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, जिसका उपयोग है मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु करता है, उसे ही प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे मिट्टी, जल, वायु, ये सभी के सभी प्राकृतिक संसाधन तो है, लेकिन जीवधारी यहाँ पे प्राकृतिक संसाधन नहीं है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, जीवधारी। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 27 को देख लीजिए कि प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं जी। जल्दी जल्दी प्रकाश के परिवर्तन के नियम के बारे में बताइए। आशा करते हैं ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है ना जी, बच्चा वाला क्वेश्चन है। याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण के लिए 2 नियम होते हैं। प्रकाश संश्लेषण के अपवर्तन की बात की जाए या प्रकाश के परिवर्तन की बात की जाए, प्रत्येक स्थिति में क्वेश्चन का सही जवाब 2 ही होता है। कई बार मैट्रिक एग्जाम पेपर में सब्जेक्टिव में सवाल पूछ लिए जाते हैं कि प्रकाश के परिवर्तन के नियम को लिखे, तो याद रखिएगा इस प्रकार से यहाँ पे एक आपतन बिंदु होते हैं, ठीक है जी। इधर से आपतित किरण आते हैं, आपतन बिंदु में टच करके परावर्तित हो जाते हैं, बीच में एक लंब डाल दिया जाता है जिसे हम सभी अभिलंब के नाम से जानते हैं। प्रकाश के परिवर्तन का पहला नियम कहता है ये आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाले गए अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। प्रकाश के परिवर्तन का पहला नियम हो गया। अभी आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को हम लोग आपतन कोण कहते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। प्रकाश के परिवर्तन का दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं जी। क्वेश्चन का सही जवाब आप सभी इस प्रकार से लिख सकते हैं। अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 28 को देख लीजिए कि तरंग दैर्ध्य का सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। काफ़ी ही सिंपल सवाल है, याद रखिएगा तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः एंगस्ट्रॉम के द्वारा व्यक्त किया जाता है। बहुत सारे छात्र इसका जवाब दे रहे हैं केंडला के रूप में, तो हालांकि क्या आपको लगता है केंडला के रूप में हो सकता है? नहीं हो सकता है ना। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम के द्वारा प्रकाश के तरंग दैर्ध्य को सामान्यतः व्यक्त किया जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन 29 को देख लीजिए। दोस्तों 29 नंबर सवाल कहता है हमारा कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा किया जाता है। आशा करते हैं इसका आंसर भी आप सभी जानते होंगे, है ना जी। तो प्रकाश में गैसों का जो आदान प्रदान है, आने और जाने की क्रिया है, वो रंध्र के माध्यम से संपन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 30 को देखिए कि निम्नलिखित में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है। आहा, कितना सिंपल सवाल है। याद रखिएगा चूहा एक ऐसा जंतु है जिसका हृदय धड़कन सबसे ज़्यादा तेज होता है। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। एग्जाम का समय काफ़ी ही करीब आ गया है, इसलिए हम आप सभी को प्रत्येक सब्जेक्ट का इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही जल्द प्रोवाइड कर रहे हैं। आशा करते हैं आज की इस वीडियो में बताए गए तमाम क्वेश्चनों का सोल्यूशन आप सभी को समझ में आ गया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे ही नए नए वीडियो पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैजिक टिप्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। 10वीं कक्षा का तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ के रूप में यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में questionforexam.com वेबसाइट का लिंक दे दिया गया है। उस वेबसाइट के माध्यम से भी आप 10वीं कक्षा के तमाम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का पीडीएफ आसान तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। हम जल्द लेंगे अगले वीडियो में नए वीडियो क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप तमाम छात्र छात्राओं को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।